हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लर्न टू राइट रिपोर्ट्स, रिव्यूज, एसेज, नोटिसेस, लेटर एंड क्रिएटिव राइटिंग नोट्स। ये जो टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का टॉपिक है। वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? दीज आर द फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो तो वो इनफॉर्मल है, बट फॉर्मल मतलब ऑफिशियली या फिर किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, किसी चीज़ के एनालिसिस के लिए यूज होता है। सो रिपोर्ट्स जो हैं वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है, कोई इंफॉर्मेशन शो कर सकता है, कोई चीज़ की अभी फाइंडिंग हुई है उसको शो कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, ये देखा, फिर ये रिजल्ट आया। हर एक चीज़, ये सब चीज़ें रिपोर्ट में आती हैं। ठीक है, दे आर कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक्स, बिजनेस एंड साइंटिफिक सेटिंग्स। ये काफ़ी हद तक यूज होता है एकेडमिक यानी टीचिंग में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या बिजनेस में यूज होता है, या फिर साइंटिफिक सेटिंग्स में यूज होता है, जिसमें साइंटिफिक सेटिंग एज इन जैसे कि अगर कोई रिसर्च चल रही है उस फील्ड में ये यूज होता है। ठीक है, सो हेयर अ जनरल स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब रिपोर्ट्स लिखते हैं तो क्या एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सबसे पहले तो टाइटल पेज होता है जिसमें आपकी रिपोर्ट का टाइटल होता है, ऑथर यानी कौन बना रहा है, डेट, और भी कोई अगर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है तो वो भी वहां पे ऐड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव या एब्स्ट्रैक्ट, जहां पे आप रिपोर्ट्स के मेन पॉइंट या फाइंडिंग के बारे में एक ओवरव्यू दे देते हो। ठीक है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट आता है जिसमें सेक्शंस होते हैं, हेडिंग होती है पेज नंबर्स के साथ। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। क्या करता है ये? टॉपिक इंट्रोड्यूस करता है, पर्पस शो करता है, रिपोर्ट का स्कोप क्या है वो शो करता है। ठीक है, फिर आता है मेथोडोलॉजी, यानी कि वो रिसर्च मेथड जिससे आपने डाटा को कलेक्ट किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो होती हैं। फिर एक मेन बॉडी होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन, उसको एनालिसिस करना, उससे लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज मैनर में उसमें से फाइंडिंग निकालना, हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट यूज करना ताकि क्लैरिटी मिले। एंड देन फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में जो की फाइंडिंग्स हैं, जो कंक्लूजन्स आपने निकाले हैं विद द एविडेंस, वो सारी चीज़ें होती हैं। ऑल्सो ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग किस टाइप की रिपोर्ट है। जरूरी नहीं है कि हर रिपोर्ट में फाइंडिंग ही हो, कुछ में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकता है, उसके हिसाब से ये मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन होता है कि आप क्या आगे यू आर रिकमेंडिंग आगे क्या करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स की फाइंडिंग। एंड रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी, मतलब कि जो जो रिसोर्सेज आपने यूज करे हैं, जो जो सोर्सेज से आपने इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है, जब आप राइटिंग रिव्यू की बात करते हो, ये हमने टॉपिक कवर किया, राइटिंग रिपोर्ट समझाया कैसे कवर करते हैं। राइटिंग रिव्यू आपको इवैल्यूएशन देता है या ओपिनियन देता है। सपोज आपने एक बुक पढ़ी, नाउ यू वांट टू राइट अ रिव्यू। आप उस बुक के बारे में कुछ लिखना चाहते हो कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या प्रोज थे, क्या कॉन्स थे। किसी मूवी के बारे में यू वांट टू राइट अ रिव्यू। सो रिव्यूज आपको इवैल्यूएशन देते हैं कि आपने उस चीज़ को इवैल्यूएट किया, या फिर आपका ओपिनियन क्या है उस बुक, मूवी, प्रोडक्ट, सर्विस को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों हो सकता है। रिव्यू बैलेंस्ड एंड इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। ऐसा रिव्यू नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि बस आप बुराई ही कर रहे हो। मतलब ऑब्वियसली अगर गलत है तब भी बुराई होगी, लेकिन ये नहीं कि आपका जो मेन गोल है कि इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट बताओगे एंड उस चीज से रिलेटेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि ऐसी आज तक, सपोज हम एक मूवी का रिव्यू लिख रहे हैं तो हम डायरेक्टर का नाम लिख के ये बोल सकते हैं कि इस तरह की मूवीज पहले भी बनी है। उसके बाद आप एक समरी प्रोवाइड करोगे कि क्या क्या कंटेंट है, क्या फीचर्स हैं। एंड देन इवैल्यूएशन में आप उसके अच्छे पॉइंट्स यानी कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिस्कस करोगे, एविडेंस प्रोवाइड करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे जिससे आपके पॉइंट्स को सपोर्ट कर सको। एंड फिर आप रिकमेंडेशन दे सकते हो, ऑल्दो इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग कि कहाँ पे वो रिव्यू लिखा जा रहा है, उसके हिसाब से ये हमेशा चेंज होता रहता है। फिर बात करते हैं एसेज के बारे में। एसेज क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रक्चर्ड पीसेज ऑफ राइटिंग। ऐसे क्या होता है? राइटिंग के स्ट्रक्चर्ड पीसेस जो किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं। एंड ये बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंटेटिव, परसुएसिव, एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव एसेज। तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव, परसुएसिव, एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। एंड इन एसेज की क्या क्वालिटी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे, आप बताओगे कि क्या स्टेटमेंट है मेन जिस पे आपका फोकस रहने वाला है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ का मतलब यहाँ पर होता है कि आप
किस बारे में बात कर रहे हो, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करने वाले हो। ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट इट। तो अगर आपका ऐसे लिख रहे हैं आप, ठीक है, बहुत सारी चीजें सपोज हैं, तो ऐसे में 3-4 सपोज पैराग्राफ हो गए, तो इसका जो एक बॉडी पैराग्राफ है, मतलब यहाँ पे जो एक सेंटेंस है उसी के बारे में ये पैराग्राफ होना चाहिए, यहाँ पे जो एक सेंटेंस है उसके बारे में ये पैराग्राफ होना चाहिए, यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके बारे में पैराग्राफ होना चाहिए। तो बॉडी पैराग्राफ मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट के ऊपर। काउंटर आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है ये आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, कि बेसिकली अगर कोई चीज आपने बोली है उसके अगेंस्ट कुछ बोलना है, या फिर जिससे आपकी बात और ज्यादा सही लगे, तो वो भी आप लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई इट एज वेल, ठीक है। फिर आया कंक्लूजन, ये आपके मेन पॉइंट को समराइज करता है एंड आपकी थीसिस को बताता है, एंड ऑब्वियसली कि आपका क्या पूरे जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर क्या थॉट है वो ये शो करते हैं, ठीक है। फिर आया राइटिंग नोटिसेस। नोटिस क्या होते हैं ना, शॉर्ट रिटर्न मैसेजेस होते हैं, जो जैसे स्कूल में आपने देखा होगा या फिर सोसाइटीज में कई बार लगे होते हैं कि ये होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, ये अनाउंसमेंट है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सो दीज आर द नोटिसेस, ठीक है। बहुत ही ये ना बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, और मेन पॉइंट्स के ऊपर बात होती है। सो दे शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, वो कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। एंड कुछ टिप्स जो नोटिस के मतलब ध्यान रखने हैं, सबसे पहले स्टार्ट विद अ क्लियर एंड अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन दैट स्टेट्स द पर्पस। जब आप स्टार्ट कर रहे हो नोटिस लिखना, तो बिल्कुल क्लियर और ऐसी हेडलाइन के साथ स्टार्ट करना है जिससे आपका नोटिस का पर्पस पता चल जाए। सपोज स्कूल में अगर ऑफ होने वाला है, तो यू नो हॉलीडे ऑन क्रिसमस, या हॉलीडे ऑन दिस डे, और हॉलीडे ऑन 27, तो आप ऐसी हेडलाइन दोगे जिससे आपका जो मेन पर्पस है वो वहीं पे शो हो जाए। उसके बाद आप उसके बारे में डेट, टाइम, लोकेशन या कोई और स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है वो आप प्रोवाइड कराते हो जब आप नोटिस लिख रहे होते हो, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स या नंबर्ड लिस्ट आप लिखते हो ताकि इजीली रीड हो जाए। इजीली मतलब एकदम से कोई पढ़े तो फटाफट से उसको पता चल जाए कि किस बारे में बात हो रही है। एंड ऑब्वियसली आपको फॉर्मल टोन यूज करनी है। नोटिस घर में तो पापा तो लगाएंगे नहीं गेट पे कि बेटा ये करना है, तो वो तो स्कूल में या फिर नहीं कहीं पे भी जहां भी लगते हैं फॉर्मल सेटिंग में लगते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है। ये स्कूल में प्रैक्टिस करवाए थे जब हम लोग छोटे थे, तो इंग्लिश में करवाते थे बहुत ज्यादा। लेटर्स के साथ ये होता है कि देखिए, लेटर्स आर द मैसेजेस जो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लिखते हो, डिपेंडिंग क्या पर्पस है और रेसिपेंट कौन है उसके बेसिस पे फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। जैसे आपने स्कूल में बहुत सारी बार प्रिंसिपल को लेटर लिखा होगा, या फिर कोई जो आपकी सोसाइटी में यू नो साफ सफाई करने वाली जो एजेंसी थी उनको लिखा होगा, ये सब टीचर्स करवाते थे। सो ये फॉर्मल हो सकते हैं, या फिर आपने अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहन को लेटर लिखा, दैट वुड बी इनफॉर्मल। अब इसमें वही मेन चीज होती है, आप स्टार्ट करते हो रेसिपेंट का एड्रेस लिख के, ठीक है, यू स्टार्ट विद द एड्रेस, फिर आप इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं लेटर तुम्हें क्यों लिख रहा हूं या क्या रीजन है, फिर आप उसमें मेन बॉडी में आप मैसेजेस या फिर जो भी चीज आप कहना चाहते हो उसको पैराग्राफ में आप बताते हो, लास्ट में अपना नाम और सिग्नेचर आप करते हो। एंड ऑब्वियसली किस टाइप का लेटर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस रीजन से लिख रहे हो, लीव एप्लीकेशन है, क्या है, उसके बेसिस पे आप उसको चेंज कर देते हो, ठीक है। फिर क्रिएटिव राइटिंग की अगर हम बात करें, क्रिएटिव राइटिंग होती है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड इमेजिनेशन के लिए, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। क्रिएटिव राइटिंग मतलब आप किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हो, ये कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, पोम हो सकती है, नैरेटिव्स यानी किसी बारे में आप बता रहे हो, कोई कहानी सुना रहे हो, किसी चीज को डिस्क्राइब करके आप कोई चीज बताना चाह रहे हो, तो ये किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। ये आपकी क्या हुई, दिस इज योर क्रिएटिव राइटिंग। सो देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर क्रिएटिव राइटिंग, यानी जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हो तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते, लेकिन कुछ टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो टॉपिक आपको पसंद है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, या जो आपको लगता है कि आप उसके ऊपर कुछ बोल सकते हो, वो वाला टॉपिक चूज करो। बिकॉज अगर आप कुछ ऐसा चूज करोगे जो आपको पता ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, तो उससे आपकी क्रिएटिविटी तो बाहर नहीं आएगी, ठीक है। जब आप स्टोरी बता रहे हो या फिर कोई आप नैरेटिव बता रहे हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बिल्ड करें, मतलब कि ऐसे प्लॉट लाइन, ऐसे नैरेटिव्स को बिल्ड करें जो मतलब इफेक्टिव हों, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करनी है, जैसे कि आप अगर बता रहे हो कि कर्टेन हिला, वहां पे हवा आई, तो वो आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज यू आर टेलिंग, यू आर एक्सप्रेसिंग, और लोग उसको इमेजिन करने वाले हैं, तो यू आर गोइंग टू टेल एवरीथिंग, बट बहुत डिटेल में, आप बेसिक सेंसरी डिटेल्स भी उसके अंदर इंक्लूड करोगे जिसको इमेजिन कर सके कोई।
एंड आप लोग लिटरली डिवाइसेस के साथ जैसे कि मेटाफर, सिमिली, सिंबॉलिज्म, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे एंड यू आर गोइंग टू एंगेज विद द रीडर्स इमोशन एंड सेंस टू इवोक अ रिस्पॉन्स। यानी रीडर्स के क्या इमोशंस हैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे एंड उनके अंदर वो रिस्पॉन्स आए, मतलब वो चीज़ उनके अंदर इवोक हो, उसका ध्यान रखोगे। एंड हमेशा याद रखिए कि आपको अपनी लैंग्वेज को क्लैरिटी मतलब क्लियर रखना है, और बार बार एडिट करने की जरूरत पड़ सकती है, बट ध्यान रखना है कि क्रिएटिव भी हो और लैंग्वेज भी समझ में आए। कहीं क्रिएटिविटी के चक्कर में आप भूल ही गए कि आप क्यों लिख रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन कंक्लूजन ईच टाइप ऑफ राइटिंग हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें, हर तरह की राइटिंग के अपना स्ट्रक्चर है, अपना पर्पस है। अगर आप इसको समझ जाएं, मतलब अगर आप बाय अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर आप रिक्वायरमेंट समझ जाते हैं, गाइडलाइन समझ जाते हैं, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आइडियाज को, जो आपके ओपिनियंस हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑडियंस के साथ आप एंगेज कर सकते हो एक बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड को कभी भी अगर फीडबैक मिलेगा या आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपके राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो। सो दैट वाज द होल टॉपिक, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, रिपोर्ट्स, रिव्यूज़, एसे, नोटिसेस, लेटर्स, क्रिएटिव राइटिंग, नोट्स, हर चीज़ पढ़ ली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीएड जो सेकेंड ईयर है उसके नीचे, वहाँ पे आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियोज़ मिलेंगी। एंड इनफैक्ट सेकेंड ईयर की अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, जेंडर, सोसाइटी, इंक्लूसिव, सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।